हेलो एवरीवन, वेलकम सिविल सोसाइटी। तो देखिए, आइए समझते हैं हम एक और करंट के मुद्दे के बारे में। अब इस करंट के मुद्दे से हम क्या समझ सकते हैं? हमें अपने एग्ज़ाम के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम समझेंगे कि जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लैंग्वेज को लेकर बैरियर हो रहा है, टसल हो रहा है, उसको समझेंगे। देखिए, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ पर कि हमारा कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से, कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से, और कौन सा शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को लेटर ऑन समझेंगे। पहले हम न्यूज़ को समझ लेते हैं कि क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ा। तो हुआ क्या, देखिए, हमारे जो साउथ के जितने भी स्टेट हैं, चाहे कर्नाटक को ले लो, तमिलनाडु को ले लो, या फिर केरला को ले लो, ये जो स्टेट है ना, यहाँ पर ज़्यादा करके लोग अपने रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं। तो सबको एक लैंग्वेज इम्पोज करना या सबको एक लैंग्वेज बोल पाना ये थोड़ा टफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, चाहे लैंग्वेज को लेकर हो, कल्चर को लेकर हो, इधर रिलीजन को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी दिक्कतें आई हैं। पहले भी ये चीज़ें हुई हैं और अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो उसी तरीके से तमिलनाडु के सीएम मिस्टर स्टालिन ने क्या किया, कहा कि हम देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हम रुपीस का सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो एक हिंदी लैंग्वेज है, देवनागरी लिपि से ली गई है, तो हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे इस साल के बजट में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारी निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि देखिए, ये बहुत ही सेसेशनिस्ट सेंटीमेंट है। अब यहाँ हम समझते हैं सेसेशनिस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो ऐसा विचार रखता हो कि हम आज़ाद तो रहेंगे लेकिन अलग रहना चाहते हैं, हमें आपसे ताल्लुकात नहीं रखने हैं, आपकी चीज़ें हम पर इम्पोज नहीं हो सकती हैं। इस तरह के भावनाएं जो रखते हैं उन्हें हम सेसेशनिस्ट कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक ट्वीट भी करी, उन्होंने एक अच्छी खासी ट्वीट भी करी। ट्वीट में पहले तो उन्होंने इस चीज़ को क्या किया कि लिखा किस रूप में, पहले तो उन्होंने तमिल में लिखा पूरी सारी चीज़ों को, और फिर वो इंग्लिश में लिखती हैं इन्हीं चीज़ों को। तो इंग्लिश में इन चीज़ों को लिखती हैं और कहती हैं कि देखिए, जब ये हमने सिंबल को लॉन्च किया था, जब हमने रूपी को लॉन्च किया था इन 2010 में, तब आपने क्यों नहीं इस चीज़ का विरोध किया, तब आपने इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट किया। और रुपीज़ एक लैंग्वेज को लेकर नहीं है, ये अब बन चुका है वर्ल्ड वाइड सिंबल। अगर हम यूएस में जाएं तो हम क्या यूज़ करते हैं, डॉलर के लिए सिंबल यूज करते हैं। आपको पता है कि डॉलर का सिंबल बहुत फेमस है जो यस करके बनता है। तो हर जगह के सिंबल हैं, चाहे रूबेल को ले लें या किसी भी करेंसी को ले लें, इन सारी करेंसी का एक सिंबल है जो कि हम वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम रूपी का भी सिंबल वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंडियन रूपी जाना जाएगा तो उस सिंबल के द्वारा ही जाना जाएगा। तो अचानक से आज ये 15 साल बाद ऐसा क्या हो गया। और सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इन्होंने इस ट्वीट में मेंशन किया था कि इस सिंबल को जिसने दिया था वो भी डीएमके के ही मेंबर थे, डीएमके पार्टी के ही मेंबर थे, जिनका नाम था डी उदित कुमार। इन्होंने ही इस सिंबल को दिया था और इसको एक्सेप्ट किया गया था। तो निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि आप इस सिंबल को बहिष्कार करके ना ही आप सेंट्रल का विरोध कर रहे हैं, बल्कि आप वहाँ की युवाओं की जो स्किल्स हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी डिबेट चली। अब ये पहले सिंबल इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब ये पूरी तरीके से
चेंज हो चुका है। तो अब जब ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं तो फिर अब ये इस तरह का मांग कर रहे हैं। अब समझिए सबसे बड़ा डर क्या है कि कहीं सभी लोग इस चीज़ का डिमांड ना करने लगें। पंजाबी लोग बोलने लगे कि नहीं हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, या चाहे केरला के लोग बोलने लगे, या फिर चाहे कर्नाटक के लोग बोलने लगे, आंध्र प्रदेश के लोग बोलने लगे कि हम अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में इन चीज़ों को करना चाहते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। इनका एक और भी कहना है स्टालिन का कि हिंदी जो है 25 नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि हिंदी के वजह से उनकी रिकग्निशन ही नहीं हो पा रही है, उनको पहचान ही नहीं मिल पा रही है, चाहे मैथिली की बात कर रहे हैं या इन सारी चीज़ों की। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अभी तक तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, क्योंकि इनका कहना है कि इस पॉलिसी के थ्रू हिंदी ही धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जा रही है हर जगह पे। चलिए, ये तो बात हो गई न्यूज़ की कि न्यूज़ में क्या था या क्यों सेंट्रल और स्टेट के बीच में इस चीज़ को लेकर टसल चल रही है। दूसरी बात ये भी है कि इंग्लिश को जो 15 साल के लिए बोला गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और लैंग्वेज की ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज भी हो जाती है, उसके बाद भी कहते हैं हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं कि हम इंग्लिश को 15 साल तक रखेंगे। 15 साल का टाइम बाकायदा देते हैं सभी लोगों को कि आप लोग इस चीज़ में कंफर्ट हो जाएं, और इसके बाद हम इंग्लिश को भी ड्रॉप कर देंगे। लेकिन इंग्लिश अभी भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज चली आ रही है, नॉट ऑन द नोट बट ऐसे ही वो चली आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब इन सारी चीज़ों का तो मुद्दा जो था वो तो है ही। दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है हमें जो समझना है इस न्यूज़ से, इस न्यूज़ पे तो अभी और भी आर्टिकल आएंगे क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, लेकिन हमें समझना क्या है कि कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो गया लैंग्वेज को लेकर। क्योंकि देखिए अब इतनी बड़ी बात हुई है तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट और कौन सा शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है। तो आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और पार्ट की बात करें तो 17 पार्ट 17 में लैंग्वेज की बातें की गई हैं। और अगर शेड्यूल की बात करें तो वहाँ पर 8th शेड्यूल मिलेगा जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेंगे। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये चीज़ थी हमें इस न्यूज़ से समझने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज के ऊपर एक अलग से वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। बाय द वे, थैंक यू, टेक केयर।